वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको बताया गया था कि विदाउट कॉस्ट और विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो सीटेट की तैयारी के लिए आपके लिए पहला वीडियो लाया गया है। आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं 6 से लेकर 8 तक, उसकी सारी के सारी एसएसटी की क्लासेज चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि पूरी एनसीईआरटी। इम्पोर्टेंट का मतलब है आपको सिर्फ 90 नंबर लाना है, इससे ज़्यादा से आपको मतलब नहीं है। 90 से 100 आ जाएँ, 120 आ जाएँ, वो अलग बात है, बाकी आपको क्वालिफाई करना है, आपको ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एसएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, एसएसटी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अभी पेड कोर्स ले रहे हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थान का भाग बन रहे हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर आपको पीडीएफ अपलोड करवाई जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ में आपको उस पीडीएफ का जितना कुछ समझाने का मैटर है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ में सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए हमारे साथ में। हम आज पढ़ेंगे हमारा अतीत भाग फर्स्ट क्लास 6th की ये किताब है। उसके अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या, कब और कहाँ, कैसे, इन चीज़ों को समझेंगे। हमारे अतीत का मतलब है हम हमारे इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास का मतलब हो गया हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जीवन यापन किया था, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने 10 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद में आप पढ़िएगा, नोट्स से पढ़िएगा। नोट्स की अगर आप फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हैं तो फ़ोटोकॉपी निकालिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। पहला है उत्तर पश्चिम की सुलेमान व किरथर की पहाड़ियाँ। जो ये दोनों के दोनों पहाड़ियाँ हैं वो भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उत्तर से उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित है, जो कि आपको मैं इस जो मैप बना रखा है एक, उसमें शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जो है ये उत्तर पश्चिम एरिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये दोनों पहाड़ियाँ हैं वो लगभग 8000 वर्ष पुरानी हैं। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ने वर्क किया था, कृषि की उपज की थी। और कृषि उपज में कौन सी कृषियाँ की थी? गेहूँ और जौ। जनरली सीटेट में जो देते हैं वो गेहूं और जौ के साथ में कोई तीसरा ऑप्शन ऐड कर देते हैं और इनमें से कौन गलत है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें इसमें जानवरों की कि कौन कौन से जानवर वो उपयोग में लिया करते थे, तो उनमें है भेड़, बकरी, गाय व बैल। और इनका निवास स्थान किस प्रकार का था? तो निवास स्थान था इनका गाँव में। शहरीकरण अभी विकसित नहीं हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो अगर उनका क्वेश्चन रहेगा सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में निवास स्थान शहरों का था, तो आपको इसका ऑप्शन गलत करना है। क्वेश्चन जो पढ़ना है वो सीटेट के नज़रिए से पढ़ना है, ना कि रटना है, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि इतना सा चेंज करता है कि गाँव में या शहरों में। आगे हम बात करें जो अगला टॉपिक है इस एनसीईआरटी का, उत्तर पूर्व में गारो व मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में से कौन सा क्वेश्चन विशेष है जो एनसीईआरटी में है और वो सीटेट वाले पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, और कृषि के भी विकास में जो इम्पोर्टेंट है याद करने वाला, वहाँ पर चावल की खेती हुई। अब चावल की खेती कहाँ पे हुई? वो ही है विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में। तो विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले किसकी खेती हुई? चावल की। तो आपको अगर गेहूं ऑप्शन में दिखे तो गेहूं को आप रोंग कर दोगे। जिस तरीके से आ गया विंध्यन पहाड़ी के उत्तरी भाग में सबसे पहले गेहूं की खोज की गई, तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि वहाँ पे चावल की दी गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। देन आफ्टर आगे हम बढ़ते हैं। जो नदियां हैं, सहायक नदियां टॉपिक है। सहायक नदियां किसको बोलते हैं पहले आपको वो बता देते हैं। सहायक नदियों का मतलब होता है जो एक बड़ी नदी के साथ में मिल जाए, उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाए। 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले
अगर पूछे सवाल कि आरंभिक नगर कब फूले, तो आपको उत्तर देना है 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व ये आरंभिक नगर फूले। उसके बाद में 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो गंगा व उसकी सहायक नदियों तथा समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ था। अब गंगा की जो नदी है सोन, उसका इस एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो गंगा की नदी है सोन नदी, वो गंगा के दक्षिणी एरिया में बहती है। तो ये जो सोन नदी है वो प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता है। जो एरिया है इसका बहाव क्षेत्र है उसको मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मगध वाले एरिया के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि मगध गंगा की सहायक नदियों का एक बहाव क्षेत्र था। जहाँ पर अभी बिहार स्थित है उसका प्राचीन नाम मगध था। और यहाँ पर कई शक्तिशाली राजा हुए हैं, उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य एकत्र किया था। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है यात्रा का कारण। यात्रा मतलब इंसान का या मनुष्य का एक जगह से दूसरी जगह जाना यात्रा कहलाता है। तो यात्रा के कारणों में क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा यात्रा का कारण नहीं था। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद में चौथा ऑप्शन और ऐड कर देगा। तो अपन को जो रॉन्ग है उस पर जो है क्लिक करना है। तो हम बताते हैं यात्रा के कारणों में कौन कौन से आएंगे। काम की तलाश, प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य कारण, व्यापार, धर्म प्रचार, रोचक स्थानों का भ्रमण। ये के सब कारण क्या हैं, यात्राओं के कारण हैं। काम की तलाश में लोग बाग इधर उधर जाया करते थे। यदि कहीं एक स्थान पर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। उसी प्रकार हम बात करें सैन्य कारण, यदि कहीं पर कोई लड़ाई कर ली जाती थी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, तब भी जो है यात्रा की जाती थी। व्यापार के लिए यात्रा की जाती थी। अगर धार्मिक गुरुओं की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। अगर कोई रोचक स्थान है, जैसे कि कोई सुहाना मौसम है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको अगर समझाएं तो गर्मियों में जिस प्रकार से माउंट आबू राजस्थान के लिए फेमस है कि आप वहां जाकर भ्रमण कर सकते हैं, इसी तरीके से प्राचीन काल में भी अच्छी अच्छी जगहों पर जाने के लिए भ्रमण किया जाता था। आगे हम बात करेंगे यात्राओं के कारण विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। मीन्स जैसे कि आज अगर आपके एरिया का कोई बंदा किसी दूसरे एरिया में जाके अगर भ्रमण करेगा तो वहाँ के कुछ जो सांस्कृतिक परंपराएं उनको सीख के वापस अपने गांव में लाएगा और वहाँ पे आके उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से प्राचीन काल में जो यात्राएं होती थी उनसे सांस्कृतिक परंपराएं क्यों हुई, विकसित हुई। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है देश के नाम के ऊपर बनता है कि हमारा देश का नाम भारत है या भरत है या इंडिया से कहाँ से क्या निकला है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया है जो इंडिया निकला है इंडस से निकला है। और इंडस है, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु हमारे यहाँ पे एक नदी बहा करती थी, ठीक है, उसी के हिसाब से ये सिंधु नाम है। और ये सिंधु को ही हिंदोस या इंदोस 2500 वर्ष पूर्व आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने कहा था। अगर हम बात करें भारत की, अगला नाम है भारत जो नाम है वो भरत से पड़ा है। और ये भरत नाम कहाँ से पड़ा है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया है। और ये जो भरत की कहानी है वो आपको ऋग्वेद में भी आराम से मिल जाएगी। तो उसके कारण भी भारत का नाम भरत से भारत पड़ा। अगर हम आगे बात करें अतीत के बारे में किस प्रकार जानते हैं, अतीत का मतलब होता है अपने इतिहास के बारे में हम किस प्रकार से जानते हैं। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए अतीत में लिखी हुई पुस्तकें हमारे काम में आती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि की बात करें तो ये पांडुलिपि एक हस्तलिखित किताब हुआ करती है, जो कि जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट जो कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है एक लैटिन शब्द है, जो मेनु का अर्थ होता है हाथ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हाथ से लिखी जाती थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। जो ये स्रोत हैं वो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि कहाँ से किस प्रकार से किस चीज़ पर लिखी जाती थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पांडुलिपि वो ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस किस से लिखी जाती, ताड़पत्रों पर और इसके अलावा भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर।
तो भोजपत्र इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अगर हम बात करें इसी से मैटर अतीत को जानने की कोशिश करने के लिए, जैसे कि हमने पांडुलिपियों की बात की थी, तो ये पांडुलिपियाँ थी, इनको कई जगहों पर कीड़ों ने खा लिया है जो कि नष्ट हो गई है, लेकिन अभी भी ये पांडुलिपियाँ विद्यमान है कहाँ पर, मंदिरों में। पांडुलिपियों में हमें किस किस की जानकारी मिलती है, धार्मिक मान्यताओं की और राजाओं के जीवन की, औषधि तथा विज्ञान के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अगर हम बात करें अभिलेखों के बारे में, तो अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख की परिभाषा ये लिखी हुई है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। मतलब ये हुआ टोटली कि आपको कठोर सतह का उपयोग करना है। अगर हम बात करें अभिलेख की, तो या तो पत्थर लो या कोई धातु लो। और ये हमारे जो अभिलेख है, इनसे हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो हम बता दें आपको, राजा और रानियों द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख मिलता है और उनके आदेशों का उल्लेख मिलता है जो वो अपनी प्रजा को दिया करते थे, और इनकी विधियों का भी इसमें अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। पुरातत्व विधि के बारे में बात करें, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। मतलब ये हुआ जो अतीत में चीज़ें बनी हैं और उपयोग में, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ बनी है तो वो उपयोग में तो आएगी, और उपयोग किस प्रकार आई, इन सभी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं पुरातत्वविद। और पुरातत्वविद किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है वो आपको बता दें, ईंट से बनी इमारतें, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, धातु इत्यादि, इन चीज़ों का क्या करता है, वो अध्ययन करता है। शासक अपनी विधियों का लेखा जोखा रखते थे, परंतु आम आदमी नहीं। प्राचीन काल में शासक थे, वो अपने विधियों का या अपने कार्यों का लेखा जोखा, जैसा कि आपने पढ़ा है कि अभिलेखों में रखते थे, ताड़पत्रों पर लिखते, पांडुलिपियों पर रखते थे, लेकिन आम आदमी ऐसा लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसके बाद में हम बात करेंगे तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या है, तिथि मतलब जैसे कि आज हमारी बात करें 2024 चल रहा है, तो 2024 ईस्वी लगाते हैं हम, तो उसी मैटर को समझेंगे। ये जो ईस्वी है, ये जो ईस्वी का फंडा आया है वो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह से। ईसा मसीह के अगर जन्म की बात करें तो जन्म से बाद वाली जो वर्षें हैं उन सबको हम बोलते हैं, बाद वाली वर्षों को ईस्वी। जैसे कि अभी 2024 ईस्वी चल रही है, लेकिन जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे पहले की सभी तिथियों को हम बोलते हैं ईस्वी पूर्व, या फिर ईसा से पहले, या फिर बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, इस प्रकार प्रत्येक चैप्टर में से आपको मैं पढ़ाता रहूँगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए पूछी जाती हैं। साथ में ही आपको जो इनकी क्यूज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार बनेंगे, इनसे मेन चीज़ है क्वेश्चंस किस प्रकार उठते हैं, उन सबको आपके टेलीग्राम ग्रुप से और साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। जो क्विजेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी जल्द से ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक क्लास 10 से 20 मिनट के बीच की होगी, और साथ में जब एक किताब कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि हिस्ट्री की किताब ले रखी है, चैप्टर वाइज चलेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक किताब को 1 घंटे में शॉर्ट व्यूज़ में भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि 1 घंटे में पूरी किताब का आपका रिवीजन हो जाए। अभी आपके पास समय है तो आराम से प्रत्येक नोट्स को फ़ोटोकॉपी निकाल के आराम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप एलिजिबल हैं उनको नोट्स बनाने के, तो आप मोबाइल से डायरेक्ट उतार के भी लिख सकते हैं, ताकि जितना आप अगर लिख पाते हो ना, उतने ज़्यादा ही आपको याद होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के अध्याय 2 के बारे में। पहले हम अध्याय 1 के बारे में बात कर चुके हैं। आपको उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर पीडीएफ की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी डाल दी गई थी, आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप स्क्रीन पर लिखे गए नंबरों पर मैसेज कर आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा आरंभिक मानव। अध्याय 2 का पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। जो भी मैं टॉपिक लेता हूँ वो सेम टू सेम एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम बात करें आरंभिक मानव की, तो आरंभिक मानव है 20 लाख वर्ष पूर्व रहे थे
जो आरंभिक मानव है, मानव कब से स्टार्ट हुए हैं? 20 लाख वर्ष पूर्व, जो कि आपको एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो ये कैसे थे? आखेट खाद्य संग्राहक। आखेट मतलब शिकार कर कर अपना भोजन किया करते थे। इस प्रकार के मानव शिकार कर कर अपना भोजन किया करते थे। कब के? 20 लाख वर्ष पूर्व के। अगर हम बात करें इनके क्या क्या कार्य थे, तो उनकी सबसे पहले हम बात करेंगे, जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली चिड़िया पकड़ते थे, फूल फल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठे किया करते थे। इसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने खाने का सामान निकाला करते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह घूमने के क्या कारण थे, तो इनके बारे में जब बात करेंगे तो उनके भोजन की तलाश में, अपन पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मानव एक जगह से दूसरी जगह विचरण क्यों किया करते थे। तो उसका पहला कारण है हमारे पास में भोजन की तलाश में। दूसरा है जानवरों के शिकार की तलाश में। एक जगह पे रहते हुए वो शिकार क्या है, ख़त्म हो जाती थी, तो वो अपने हिसाब से क्या कर लेते, चेंज कर लेते थे जगह। हम बात करें अगली, मौसम परिवर्तन। जैसे जैसे वहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता, मौसम परिवर्तन मीन्स हो गया यहाँ पे किसी तरह आंधी चलने लग जाए या फिर किसी तरीके को और परिवर्तन हो जाए मौसम में, तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेते थे। इसी तरीके से पानी की तलाश में, एक ही जगह पर रहते रहते वहाँ का पानी क्या हो जाता, नदी नाले तालाब, वहाँ का पानी अगर सूख जाता तो वो अपनी जगह को इस तरह चेंज कर लेते थे। तो ये सब कारण थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ये कारण बनते हैं। सीटेट में क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि मानव के एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें आरंभिक जो मानव हैं उनकी जानकारी हमें किस प्रकार मिली है, तो उनकी जानकारी उनके द्वारा उपयोग किए गए हड्डियों के औजार, पत्थर और लकड़ियों से प्राप्त जो हमारे अवशेष हैं उनसे जानकारी उनकी हमें मिली है। अगर हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी जो है वो एक सिर्फ औजार बनाने के उपयोग में नहीं आती थी। इसके अलावा हम बात करें तो लकड़ी झोपड़ी बनाने के भी उपयोग में आती थी, साथ में वो ईंधन के उपयोग में भी आती थी। वो खाद्य सामग्रियों को सेक सेक के खाया करते थे। अब बात करेंगे काल निर्धारण। काल निर्धारण मतलब हमने 20 लाख वर्ष पूर्व की बोल तो दिया कि मानो 20 लाख वर्ष पूर्व आया था, लेकिन उनको विभिन्न विभिन्न स्टेजेस में बांटा गया है। उनकी हम बात करेंगे किस किस प्रकार से काल निर्धारण किया गया है। तो पहला जो काल है वो उसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल था 12,000 साल पहले। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि पूरा पाषाण काल कितने साल पहले था, तो 12,000 साल पहले। और ये पूरा पाषाण काल भी है, इसको हम बोलते हैं आरंभिक काल, और इसको पूरा का मतलब होता है प्राचीन। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल है 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इस प्रकार पूरा पाषाण काल टोटल हमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। जो सेकंड टाइप है काल निर्धारण का वो है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण को हम बोलते हैं पर्यावरणीय बदलाव का काल। पर्यावरणीय बदलाव का काल, एक टॉपिक पीछे भूल गए हम, उसको आपको बता देते हैं। जो हमारे पास में पूरा पाषाण काल था, वो पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का लगभग 99% कहानियाँ इसी काल में घटित हुई थी। जिस तरीके से पत्थर से जलाना, आग और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी थी, जितनी भी कहानियाँ आप सुनते हो मानव से रिलेटेड, वो सारी कहानियाँ पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल, तो ये पर्यावरणीय बदलाव से संबंधित है। इसका अगर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है इसका मेसोलिथ, और इसमें जो उपयोग किए जाते थे वो लघु पाषाण उपयोग में किए जाते थे। माइक्रोलिथ औजार काम में लिए जाते थे। और ये 12,000 साल से 10,000 साल तक का इसका जो काल है, उसका था 12,000 साल से पहले, और इसका हो गया हमारे पास में 12,000 साल तक, 12,000 साल से 10,000 साल तक। और 9 की बात करेंगे तो 10,000 साल से स्टार्ट हुआ था। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जो कि डायरेक्टली सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ स्थल हैं उनके बारे में सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला स्थल है, अगर बात करें हम, तो पहला है हमारे पास में पूरा पाषाण स्थल। उनमें आएंगे कुर्निल की गुफाएं, हुसंगी और भीमबेटका। जो भीमबेटका है वो नर्मदा घाटी के पास में बसा हुआ है, और ये नर्मदा घाटी कहाँ पर है, एमपी में। आगे बात करेंगे नव पाषाण काल की, तो नव जो पाषाण काल है उसकी ये सारी के सारी क्या है, स्थल है कोल्डिवा, बुर्ज होम, मेहरगढ़। जो ये तीनों जो नीचे की तीनों
स्थल हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ में महागढ़ा भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको नोट्स लेके नोट्स में से एक बार रटने पड़ेंगे। अब उसके बाद बात करें हम, आरंभिक गांव के नाम से कौन जाना जाता है, कि इनाम गांव जाना जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक नगर के नाम से, मुंबई और कोलकाता, ये तो आधुनिक काल का आ गया, तो आधुनिक नगर कौन हो गया, मुंबई और कोलकाता। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो आप इन सभी को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट में छोटे मोटे क्वेश्चन से मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। आपको वो इन चारों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ गायब कर देगा, उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि ये क्या होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पुरास्थल से संबंधित बातों की। पुरास्थल क्या होते हैं? पुरास्थल होते हैं ये एक ऐसा स्थान है जहां औजार, बर्तन व इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जैसे कि कोई मानव किसी स्थान पर रह रहा था, वहाँ पे उसने कुछ एक्टिविटी की, वहाँ पे उसने कुछ बर्तन छोड़ दिए, जो अवशेष बचे हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पुरास्थल बोलते हैं। आगे बात करेंगे आग की खोज कहाँ पर, किस प्रकार हमने आग की खोज के बारे में पता लगाया। तो एक कुर्नूल नाम की एक गुफा है, वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले। अगर राख के अवशेष मिले, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आग लगाई गई होगी। यदि आग लगी है तो वहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं, आग के। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले, कुर्नूल से। आगे हम बात करें, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, क्योंकि आग के अवशेष हमें वहाँ से मिले हैं। और जो आग का उपयोग है किस प्रकार किया जाता था, आग का उपयोग वो प्रकाश के रूप में करते थे। अगर जैसे अंधेरा हो जाए तो वो लाइट तो उस ज़माने में थी नहीं, तो वो आग जला के प्रकाश करते थे। इसके अलावा मांस भुनने के, जो खाने के काम आता था, वो मांस भुनने के काम भी कौन करते थे, जो पुरापाषाण काल के लोग थे, नवपाषाण काल के लोग थे। इसके बाद में हम बात करें कि खतरनाक जानवरों को दूर भगाना, आग लगा के भी वो जो खतरनाक जानवर जो उनको हानि पहुंचा सकते थे, उनको दूर भगाने के लिए भी वो आग का उपयोग करते थे। हम बात करते हैं बदलती जलवायु का। अब क्या धीरे धीरे जलवायु बदल रही थी, गर्मी बढ़ रही थी। गर्मी बढ़ी, गर्मी जैसे ही बढ़ी तो घास के मैदान बढ़े, और घास के मैदान बढ़े तो जानवर, जो घास खाने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और साथ के साथ जब संख्या में वृद्धि हो गई तो उनसे वो क्या कर रहे, खाद्य सामग्री प्राप्त करने लग गए। मछली भी उनका एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बनी हुई थी। साथ में अगर हम बात करेंगे, जो गेहूँ और जो धान, गेहूँ, जौ और धान, नाम तीनों याद रखना, गेहूँ, जौ और धान, तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक रूप से उगने लग गई थी उस समय। जब ये तीनों चीज़ें प्राकृतिक रूप से उगने लगी, थोड़े दिन बाद कृषक इन चीज़ों को जानने लगा, मानो इन चीज़ों को जानने लगा, फिर अनाज खुद पैदा करने लग गया। इसलिए वो क्या बन गया, एक कृषक बन गया। कृषक कैसे बना, कि पहले प्राकृतिक चीज़ों को देखी, उसके बाद में खुद अपने आप ही वो कृषक बन गया। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था उसका नाम क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कुत्ता आएगा तो कुत्ता मत लगाना, कुत्ते की जगह आपको लगाना है कुत्ते का जंगली पूर्वज। ओके, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा जब व्हाट्सएप में मैं क्विज वगैरह डालूंगा, तो इसको ध्यान रखना। ओके, अब बात करें हम भंडारण की। भंडारण मतलब इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ है हमारे पास में उसको इकट्ठी करनी। तो अनाज को भोजन व बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसके लिए भंडारण का उपयोग हुआ। अब देखो बीज किस किस काम आते हैं वो भी आपको बता रखे हैं। बीज जो है बीज के रूप में काम आते हैं, खाद्य खाने के काम आते हैं, उपहार किसी को उपहार देना। उस समय कुछ ऐसे उपहार तो ही नहीं थे कि आपको जाके किसी ने गिफ्ट हैम्पर दे दिया और आपने खोल लिया और आप बड़े खुश हुए। उस समय तो सिर्फ अनाज ही क्या था, एक उपहार था। इसके अलावा वो भंडारण के भी काम आते थे बीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जानवर चलते फिरते भंडार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जानवर चलते फिरते भंडार, ये सब वही टॉपिक है जो एनसीईआरटी में है, मैं उन्हीं को उठा के उनसे ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। तो जानवर चलते फिरते भंडार कैसे हैं आपको बताते हैं। जानवर है, जानवर से हमें क्या मिलता है, भोजन, तो वो भंडार हो गया ना। कहीं सुरक्षित रखना पड़ता है क्या, नहीं रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक चलते फिरते भंडार है। जानवर से मांस मिलता है तो ये भी भंडारण का काम हो गया, दूध मिलता है तो ये भी भंडारण का काम हो गया। ओके, अब बात करेंगे आरंभिक कृषक व पशुपालक की। शुरू में कृषक और पशुपालक का क्या मतलब था, किस तरीके से वो कार्य करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। कृषकों व पशुपालकों के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। कश्मीर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत, इन सभी स्थानों पर कुछ ना कुछ कृषि के अवशेष मिले हैं। सबसे बड़ा जो अवशेष मिला है वह है जले हुए अनाज के दानों का साक्ष्य। तो अगर हम बात करें कृषक का और पशुपालन का साक्ष्य किस प्रकार मिला है, पशुपालन का तो जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले, उससे हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर अनाज की बात करें तो जले हुए अनाज के दानों के साक्ष्य हमें मिले हैं। कहा जाता है कि ये दाने या तो जलाए गए थे या फिर ये ऑटोमेटिक किसी कारणवश, किसी आपदावश ये जल गए थे। स्थायी जीवन की ओर अब इंसान क्या हुआ, धीरे धीरे सभ्य होने लगा। सभ्य होने लगा मतलब वो एक जगह पर रुक कर अपना
जो है गुजारा करने लगा। तो स्थायी जीवन की ओर किस प्रकार गया, उसके क्या साक्ष्य है? तो हमने बता दिया स्थायी जीवन की एक साक्ष्य क्या हो गया, झोपड़ियों का निर्माण किया था उसने लकड़ी से, मैंने बताया था लकड़ियों से उसने झोपड़ियों का निर्माण किया है। तो वो एक किसका एग्जाम्पल है, स्थायी जीवन का। इसके अलावा हम बात करें वर्तमान कश्मीर में एक बुरजहोन नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या एक गड्ढा बना रखा था और गड्ढे के नीचे एक घर था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्तावास। तो उसके भी साक्ष्य क्या है, एक स्थायी निवास के। एक बहुत सारी जगहों पर एक आग जलाने के साक्ष्य मिले। आग जलाने मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वो खाना पकाया करते थे। कभी कुछ आग जलाने के साक्ष्य घर के अंदर मिले हैं, कुछ आग जलाने के साक्ष्य घर के बाहर मिले। इससे ये पता लगता है कि आग जो जलाई जाती थी वो खाना पकाने के लिए जलाई जाती थी, और खाना घर के अंदर भी बनाया जाता था और बाहर भी बनाया जाता था। अब उपकरणों की बात करेंगे। उपकरण, उस समय जो उपकरण थे उनको पेना करने के लिए, उपकरण तो प्रापाषाण काल से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनको पेना करने के लिए उस पर क्या की जाती थी, पॉलिश की जाती थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धार देने के लिए, उनको पेना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो क्या बोलोगे, पॉलिश की जाती थी। कोई भी ये नहीं बोलेगा उनको घिसा जाता था पेना करने के लिए, तो उत्तर क्या होगा, पॉलिश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और चीज़ है, ओखली और मूसल का भी उस समय तक आविष्कार हो चुका था। मिट्टी के बर्तनों का भी उस समय आविष्कार हो चुका था। उस समय जब हम पुरापाषाण बात कर रहे थे, पुरापाषाण काल की, तो उस समय क्या होता, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, शिकार। लेकिन धीरे धीरे वो क्या सभ्य होते गए और बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, खेती और पशुपालन करने लग गए थे। उनके जीवन में क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था। हम बात करेंगे मेहरगढ़ का एक दृश्य। मेहरगढ़ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से ही बहुत ज़्यादा हमें साक्ष्य मिले हैं प्राचीन इतिहास को जानने के। अगर ये इसकी बात करें मेहरगढ़ की बस्ती की, तो वो 800 साल पहले की, 8000 साल पहले की बस्तियां हैं। अगर बात करें ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो हम देखते हैं ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। तो आपको क्या याद रखना है, बोलन दर्रा। किसके याद रखना, बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान क्या है, मेहरगढ़। अगर आगे हम बात करें, सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ के, मेहरगढ़ की। अगर बात करें गेहूं और जौ तो उगाना सीखा और भेड़ और बकरी पालना सीखा। आगे हम बात करेंगे हड्डियों की। तो यहाँ से मेहरगढ़ से किन किन जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है, हिरण, सुअर, भेड़ व बकरी। आगे हम बात करेंगे आयताकार घरों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ से। साथ में उन घरों में कितने कमरे थे, 4। अगर 4 कमरे थे तो मतलब वो है विशाल भवन हो गया। विशाल भवन के संभवतः उसका अनुमान क्या लगाते हैं कि ये एक भंडारण केंद्र हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती है खूब अच्छी तरह से की जाती थी। साथ में एक चीज़ और थी वहाँ पर कि मृत्यु के बाद में जो कब्र के साथ में जिस मानव की मृत्यु हुई है उसके साथ में उसके जो सामान है वो दफना दिए जाते थे। इससे ये पता चलता है कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अगर हम बात करें दफनाने की, तो एक जगह एक कब्र है, उस कब्र में जो मृतक है उसके साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ की बातें क्या आ गई तुम्हारे पास में, एक तो हो गई कि एक कब्र मिली है, उसके अंदर मृतक के साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं, साथ में गेहूं जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा था। हड्डियाँ किसकी मिली, हिरण, सुअर, भेड़ बकरी की। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 2, अध्याय 2, जो आज समाप्त हो गया है। इसी तरीके से हम डेली एक चैप्टर करेंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट सही हुआ तो एक दिन में 2 चैप्टर भी आगे जाकर हम ट्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस 6 से लेकर 8 तक का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्यूज़ और टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आपको कहीं पर भी कोई भी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोर्स में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत से लोग आ गए हैं जो कि अपने अपने कोर्स बेचने के लिए आ जाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेके आते हैं और 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद में बोल देते हैं हमारा कोर्स लेने के, हमारा कोर्स परचेज करने के लिए हमसे संपर्क करें। इस तरह के कुछ कोर्स बेचे जाते हैं। आप उन पर बिल्कुल विश्वास ना करें। आपको पूरा मैटर यहाँ पे विदाउट कॉस्ट फ्री मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।